हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज के आईआर के एमसीक्यूज में हम कवर करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, सार्क, आईओआरए, आईओएनएस, बिम्स्टेक। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट एमसीक्यू इज अपॉन सार्क। हमें जो है ये तीन स्टेटमेंट्स देखनी है जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं, और इनमें से देखना है कि इनकरेक्ट कौन सी है। ध्यान रखिएगा, ये जो नीचे लिखा होता है कि इनकरेक्ट है या करेक्ट है, ये देखना पड़ता है क्वेश्चन को आंसर करने से पहले। तो इसमें पूछा है कि इसने इनकरेक्ट कौन सी है इन तीन में से। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सार्क सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन काठमांडू। नाउ दिस फैक्ट इज राइट, काठमांडू में ही लोकेटेड है सार्क का सेक्रेटेरिएट। एंड सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय कंसेंसस। कंसेंसस से ही डिसीजन लिए जाते हैं सार्क में। तो ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कंसेंसस का मतलब कि अगर सभी की जो है रजामंदी है, एवरी सिंगल मेंबर इज एग्रीइंग अपॉन दी सब्जेक्ट, तो ही जो है डिसीजन लिया जाएगा। मेजोरिटी बेस्ड डिसीजन नहीं लिए जाते। Now the second statement is Afghanistan is the only landlocked member country of the organization. This is not true. अफगानिस्तान लैंडलॉक मेंबर है, ये सच है, लेकिन ओनली यहाँ पे है, ये नहीं सही है। राइट, नेपाल भी है, भूटान भी है, तो ओनली जो है अफगानिस्तान लैंडलॉक नहीं है। Now the third statement, सार्क डिसीजंस एट ऑल लेवल्स आर टेकन बाय 2/3 ऑफ मेजोरिटी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये काउंटर इंट्यूटिव है एक दूसरे की। इसमें कंसेंसस लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 2/3 मेजोरिटी बेस्ड वोटिंग। राइट, तो ये क्या है, ये गलत है। मेजोरिटी बेस्ड वोटिंग नहीं होती है। कौन सी वोटिंग होती है? कंसेंसस बेस्ड। कंसेंसस से डिसीजन लिए जाते हैं, मेजोरिटी का प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं अप्लाई होता है। सो इनकरेक्ट पूछा है, और इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, तो इसमें 2 और 3 दो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। सो आंसर विल बी बी, 2 and 3 ओनली। सेकेंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बिम्स्टेक। बिम्स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक इनिशियली फाउंड हुई थी 1997 में एज नेम ऑफ बिस्टेक। बिस्टेक के नेम से जो है बनी थी। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। 1997 में ही लेटर ऑनवर्ड्स इसमें म्यांमार ऐड हो गया। म्यांमार के ऐड होने के बाद बिस्टेक जो है कन्वर्ट होगी बिम्स्टेक में। और 2004 में 2 और मेंबर जुड़ गए बिम्स्टेक के अंदर, जिनका नाम था नेपाल और भूटान। राइट, अब यहाँ पहली स्टेटमेंट क्या लिखी है? बिम्स्टेक कंप्राइजेस 7 मेंबर स्टेट्स, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ये बिल्कुल सही है यहाँ तक। ऑल फ्रॉम दी लिटोरल एंड एडजेसेंट एरियाज। यहाँ पे लिटोरल यानी कि जिनकी डायरेक्ट बाउंड्रीज है बे ऑफ बंगाल को, और एडजेसेंट मतलब कि जो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है बे ऑफ बंगाल की। तो दोनों चीजें सही हैं। नेपाल और भूटान की डायरेक्ट बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन वो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में है, यानी कि इंडिया से वो डायरेक्टली कनेक्टेड है बे ऑफ बंगाल को। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Now, the second statement is the BIMSTEC secretariat is located in ढाका। ये बिल्कुल सही है। BIMSTEC के जो secretariat है वो ढाका में located है। And India currently serves as the chair of the grouping। India जो है इस टाइम पे chair कर रहा है grouping को, right? Third statement is the most recent BIMSTEC summit was held in Bangkok। ये बिल्कुल सही है। Where member states adopted roadmap for digital economic cooperation and designated BIMSTEC Day। BIMSTEC Day जब बैंकॉक डिक्लेरेशन एक्सेप्ट की गई थी, उसी दिन को BIMSTEC Day मनाया जाएगा। राइट, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये दो स्टेटमेंट्स काउंटर इंट्यूटिव हो गई। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गई? काउंटर इंट्यूटिव हो गई। रिसेंटली बैंकॉक में जो है सबसे रिसेंट BIMSTEC समिट हुआ है, और सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है कि करंटली जो चेयरमैनशिप है बिम्स्टेक की वो इंडिया के पास है, विच इज़ नॉट ट्रू। जो करंट जो चेयरमैनशिप है जो बिम्स्टेक की, वो थाईलैंड के पास है, इंडिया के पास नहीं है। सो सेकंड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। आंसर में पूछा क्या है? करेक्ट कौन कौन है? तो सेकंड इनकरेक्ट है और फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है। आंसर विल बी सी, 1 and 3 ओनली। चलिए थर्ड क्वेश्चन आसियान के कंटेक्स्ट में है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। ठीक है, उसके कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा है इसने। आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1967 में फाउंड हुई थी। राइट, इसके फाउंडिंग मेंबर्स इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, राइट, और थाईलैंड, ये सब इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। तो इसने लिखा क्या है कि आसियान वाज फाउंडेड इन 1967 बाय 5 कंट्रीज। यहाँ तक बिल्कुल सही है। विद दी
जोफ्पान एज वन ऑफ इट्स फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, विच इज नॉट ट्रू। जोफ्पान जो है, जोन ऑफ पीस, फ्रीडम एंड न्यूट्रलिटी, ये 1971 में एक जो है डेक्लेरेशन से प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया था आसियान के द्वारा, कुआलालंपुर में, मलेशिया में। तो 1967 में ये दोनों चीजें पैरेलली नहीं हुई हैं। सो सेकंड स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग। First statement would be wrong. Second statement is the ASEAN Secretariat is headquartered in Jakarta. बिल्कुल सही है। आसियान के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जकार्ता में ही लोकेटेड हैं, जो इंडोनेशिया में है। डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड प्राइमरली ऑन कंसेंसस रेदर देन मेजोरिटी वोटिंग, ये बिल्कुल सही है। आसियान में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो भी कंसेंसस के थ्रू लिए जाते हैं। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, द आसियान वे। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आसियान में एक और नाम से जाना जाता है, द आसियान वे, जिसमें सभी कंट्रीज को, आसियान मेंबर्स को एक साथ लेके चला जाता है, कोई मेजोरिटी बेस्ड डिसीजंस नहीं लिए जाते। सो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। इन दी मोस्ट रिसेंट आसियान इंडिया समिट के कंटेक्स्ट में है अभी हुआ जो, हेल्ड इन जकार्ता, बिल्कुल सही है। टू साइड्स अडॉप्टेड जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल कनेक्टिविटी, ये भी बिल्कुल सही है, डिजिटल कनेक्टिविटी। और दोनों ने रीअफर्म किया कि एफ्ता जो है, इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको एक्सपैंड करना चाहिए। अब एफ्ता को एक्सपैंड क्यों करना है? इंडिया बहुत टाइम से आसियान कंट्रीज को बोल रहा है कि जो एफ्ता है वो इंडिया के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, उसे एक्सपैंड करना, रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिस्टर पीयूष गोयल जी ने भी हाल ही दिनों, पिछले दिनों में कमेंट किया था कि एफ्ता हमारे लिए कोई खास फायदेमंद नहीं है, राइट। हम जो है इससे आसियान कंट्रीज को ही जो है बेनिफिट डिलीवर कर रहे हैं, तो उसको अपडेट करा जाए, एक्सपैंड करा जाए। रिसेंट समिट में भी इसकी नीड को जो है महसूस किया गया था, राइट। सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट, अ करंट बेस्ड स्टेटमेंट। तो इसमें पूछा क्या है? करेक्ट पूछा है इसने, तो आंसर क्या होगा? थर्ड स्टेटमेंट इज राइट एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट राइट, सो आंसर विल बी 2 and 3 ओनली, आंसर विल बी बी। फोर्थ क्वेश्चन इज रिगार्डिंग अगेन आसियान। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी कंट्रीज जो हैं वो फाउंडिंग मेंबर्स नहीं हैं आसियान की। देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ा था कि फिलीपीनीज, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये क्या थी, और सिंगापुर, ये जो है फाउंडिंग मेंबर्स थी आसियान की 1967 में, जिसे बनाया गया था। तो इसमें अब ध्यान से अगर आप देखें तो फिलीपीनीज फाउंडिंग मेंबर है, सिंगापुर फाउंडिंग मेंबर है, थाईलैंड फाउंडिंग मेंबर है। ब्रुनेई दरअसल इंडिपेंडेंट ही नहीं हुआ था 1967 में, एक इंडिपेंडेंट कंट्री ही नहीं बनी थी। वो 84 में जाके इंडिपेंडेंट कंट्री बनी और उसने तब जाके जो है आसियान को जो है ज्वाइन किया। वियतनाम 75 तक जो है वो वॉर में जो है यूएस के साथ वॉर में अपने आप को स्ट्रगल कर रही थी। 75 में जाके वियतनाम वॉर खत्म हुआ और फिर जाके उसके काफी टाइम बाद, आफ्टर द कोल्ड वॉर, जो है वियतनाम आसियान का हिस्सा बना इन 1994 1995, इन दोनों में से किसी एक साल में जो है वियतनाम हिस्सा बना था आसियान का। सो ये दोनों कंट्रीज जो है फाउंडिंग मेंबर्स नहीं है, फाउंडिंग मेंबर्स नहीं है। तो आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सी फाउंडिंग मेंबर्स नहीं है? तो इनमें से 1 नहीं है और 3 नहीं है, आंसर विल बी ए। फर्स्ट, ब्रूनेई दारुसलाम एंड वियतनाम आर नॉट फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ आसियान। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज रिगार्डिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2001, ये बिल्कुल सही है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में एस्टैब्लिश हुई थी। आप याद रखेंगे कि शंघाई 5 की बात नहीं कर रहा वो, शंघाई 5 जो है वो 1996 में एस्टैब्लिश हुई होगी, लेकिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, अब हुआ क्या था कि जो कंट्री शंघाई 5 के अंदर थी, राइट, उन्हीं कंट्रीज में एक और सेंट्रल एशियन कंट्री आके जुड़ गई जिसका नाम था उज्बेकिस्तान, और तब जो है शंघाई 5 कन्वर्ट हो गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, 2001 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसमें थे कौन कौन? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, राइट। तो सिर्फ एक कंट्री जो सेंट्रल एशियन कंट्री है और SCO का पार्ट नहीं है, वो है तुर्कमेनिस्तान। ये भी चीज़ हमें याद रखनी है क्योंकि उसकी पॉलिसीज ऐसी है, न्यूट्रल पॉलिसीज, वो किसी ब्लॉक का पार्ट नहीं बनती। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकेंड स्टेटमेंट, द SCO सेक्रेटेरिएट इज हेडक्वार्टर्ड इन बीजिंग एंड इट्स डिसीजन मेकिंग इज, हाँ बिल्कुल सही है। SCO की जो सेक्रेटेरिएट है वो बीजिंग में लोकेटेड है। हमें कंफ्यूज नहीं होना कि अगर SCO की सेक्रेटेरिएट बीजिंग में लोकेटेड है तो उसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम पड़ा क्योंकि शंघाई स्पिरिट को उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। शंघाई स्पिरिट है क्या?
कि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो कंसेंसस से लिए जाएंगे, किसी भी पार्टनर के इंटरनल डोमेस्टिक अफेयर्स में कोई दूसरी पार्टी जो है इंटरफेयर नहीं करेगी, दोनों एक दूसरे की सॉवरेनिटी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, राइट। ये शंघाई स्पिरिट है। और जो पहला समिट हुआ था एससीओ का वो भी शंघाई में हुआ, तो इस वजह से इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट बीजिंग कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसके हेडक्वार्टर्स बीजिंग में ही है, राइट। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, एंड इट्स डिसीजन मेकिंग इज प्रिडोमिनेंटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंसस एंड द शंघाई स्पिरिट, ये भी बिल्कुल सही है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज द अपकमिंग एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल। इसने पूछा है कि जो हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल जो समिट होता है एससीओ का, जो अपकमिंग समिट है 2025 का, वो कहाँ पे होगा। देखिए वो समिट होगा चाइना में, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी चाइना में ट्रैवल करेंगे उस समिट के लिए, टियानजिन चाइना में वो समिट होगा। तो स्टेटमेंट में क्या है, अपकमिंग एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल समिट 25th समिट होगा, विल बी हेल्ड इन टियानजिन चाइना, ये बिल्कुल सही है, राइट। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, इसने पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आंसर विल बी डी 1 2 एंड 3। नाउ सिक्स क्वेश्चन इज रिगार्डिंग जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 6 गल्फ कंट्रीज हैं। गल्फ कंट्रीज इनको बोलते हैं हम जिन कंट्रीज की बाउंड्रीज पर्शियन गल्फ, जो एक इंपॉर्टेंट सी बॉडी है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, राइट, उसको हम पर्शियन गल्फ बोलते हैं। पर्शियन गल्फ की जो एडजेसेंट कंट्रीज हैं, जो लिटोरल स्टेट्स हैं, उन्हें हम बोलते हैं गल्फ कंट्रीज। सभी गल्फ कंट्रीज जो है जीसीसी की मेंबर नहीं है, हमें याद रखना है। ईरान और इराक गल्फ कंट्रीज हैं पर वो जीसीसी की मेंबर नहीं है। तो जीसीसी की मेंबर कौन है, फाउंडिंग मेंबर्स थे इसके सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, इराक, कतर और ओमान, ये जो है जीसीसी के मेंबर्स हैं, राइट। और ये सभी जो है गल्फ कंट्रीज भी हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, जीसीसी वाज एस्टैब्लिश इन 1981, जो बिल्कुल। सऊदी अरेबिया में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, भी बिल्कुल सही है। एंड ऑल इट्स फाउंडिंग मेंबर्स आर मोनार्कीज लोकेटेड इन अरेबियन पेनिनसुला। जितने भी 6 की 6 कंट्रीज आपने देखी, ये सभी जो है मोनार्कीज हैं, यहाँ पे कहीं भी रिपब्लिकन सिस्टम नहीं है, यानी कि कोई इलेक्टेड हेड नहीं है, सारी मोनार्कीज हैं अरेबियन पेनिनसुला में। तो ये बिल्कुल सही है, चाहे आप सऊदी अरेबिया में देख लें, चाहे आप कतर में देख लें, चाहे आप कुवैत में देख लें, चाहे आप यूएई में देख लें, ओमान में देख लें, सभी क्या है, ये सभी की सभी जो है मोनार्कीज हैं, यहाँ पे कहीं भी रिपब्लिकन सिस्टम नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड जो स्टेटमेंट है, ऑल द मेंबर स्टेट्स ऑफ जीसीसी आर आल्सो मेंबर्स ऑफ ओपेक, दिस इज नॉट ट्रू। ओपेक एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, लेकिन अब कंफ्यूज ना हो कि जीसीसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी कंट्रीज हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज, जो फ्यूल रिसोर्सेज है उनको एक्सपोर्ट करने के लिए जानी जाती है, और ओपेक भी वैसी सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सच नहीं है। जीसीसी के सभी मेंबर्स ओपेक के मेंबर्स नहीं हैं, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, वो गलत है। Third statement is the GCC has initiated plans for common currency and customs union. Custom union और common currency के लिए GCC ने प्लान इनिशिएट किए थे 2001 में, 2003 में, 2008 में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि कतर और यूएई जैसी कंट्रीज ने क्या करा, ऑप्ट आउट कर लिया था एंड टाइम पे आ गई, तो इस वजह से वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बेसिकली जीसीसी जो है वो एक काइंड ऑफ दूसरी यूरोपियन यूनियन की तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहता था वेस्ट एशिया में, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, राइट। तो स्टेटमेंट क्या है, जीसीसी हैज इनिशिएटेड प्लान फॉर कॉमन करेंसी एंड कस्टम यूनियन, बिल्कुल सही है। दो फुल implementation has been delayed, yes it has been delayed with the UAE and Oman opting out of the monetary union, ये भी बिल्कुल सही है। So third statement is right। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट राइट है। इसने पूछा है, ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट सिर्फ एक है, 2, तो आंसर होगा बी, 2 ओनली। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, उसने इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997 में एस्टैब्लिश हुई थी। इंडिया वाज इट्स मेन फाउंडिंग मेंबर्स। सेक्रेटेरिएट मॉरिशस में है, इबोने मॉरिशस में, बिल्कुल सही है। इंडिया इज वन ऑफ इट्स फाउंडिंग मेंबर, तो पहली स्टेटमेंट तो कंप्लीटली सही है। ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ आईओआरए आर लिटोरल स्टेट्स ऑफ द इंडियन ओशन, क्या सभी मेंबर जो आईओआरए के हैं वो सभी के सभी जो लिटोरल स्टेट्स भी हैं, यानी कि सभी की बाउंड्रीज जो है वो इंडियन ओशन को लगती है? बिल्कुल लगती है। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो सकती है लेकिन ये सच है। जो सारी मेंबर कंट्रीज हैं, अब आप कहेंगे कि फ्रांस की कैसे लगती है, राइट, फ्रांस की भी टेरिटरीज हैं, जैसे रियूनियन आइलैंड इंडियन ओशन में है और वो फ्रांस की टेरिटरी है, तो फ्रांस भी एक लिटोरल स्टेट हुआ, राइट। वाइल डायलॉग पार्टनर्स में इंक्लूड, हाँ, यूएसए और यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स नहीं है लेकिन डायलॉग पार्टनर्स हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है।
अब सबसे रीसेंट समिट के ऊपर ये बोल रहा है श्रीलंका ने जो होस्ट किया था, द थीम ऑफ मोस्ट रीसेंट आईओआरए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होस्टेड बाय श्रीलंका। ये बिल्कुल सही है, उसने थीम बताई है, थीम आप हमेशा याद रखेंगे, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी थ्रू इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल ओशन इकोनॉमी। ये भी बिल्कुल सही है। एक चीज याद रखनी है यहाँ पे कि आईओआरए की जो सबसे एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बॉडी, राइट। हेड लेवल समिट्स नहीं होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेवल समिट्स होते हैं, हेड लेवल समिट्स नहीं होते हैं, राइट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स नहीं मिलते हैं यहाँ पे। इसकी सबसे डिसीजन जो लार्जेस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बॉडी। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है। पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, सो आंसर विल बी अगेन डी 1, 2 एंड 3। 8th क्वेश्चन, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, अब दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। आईओआरए एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम एक बहुत इनफॉर्मल और नेवीज के लेवल तक की एक बॉडी है जो नेवल मैरीटाइम कोऑपरेशन को बिल्ड करने के लिए बनाई गई थी। इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर था, 2008 न्यू दिल्ली में इसको फॉर्म किया गया था। ये बहुत ही इनफॉर्मल लेवल की जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम वाज इनिशिएटेड बाय द इंडियन नेवी इन 1997। यहाँ पे ये गलत है, 1997 नहीं, 2008 में हुआ था, राइट। विद द एम ऑफ एनहांसिंग मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड एडिंग द एफर्ट्स ऑफ आईओआरए, ये नहीं है, ये चीज गलत है। विद द एम ऑफ एनहांसिंग मैरीटाइम कोऑपरेशन बिल्कुल सही है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट लिखे एड करना एफर्ट्स को आईओआरए के, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, राइट। Now, the second, unlike the Indian Ocean Dream Association, which is an intergovernmental organization, ये बिल्कुल सही है। IONS is a voluntary and consultative form, ये भी बिल्कुल सही है, without a permanent secretariat, और उसकी चेयरमैनशिप रोटेट करती है, राइट। उसकी चेयरमैन रोटेट करती है बायनली अमंग दी नेवीज लेवल तक का जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारी, उसमें फैक्ट क्या गलत है कि वो 1997 में एस्टैब्लिश नहीं हुई थी, 2008 में एस्टैब्लिश हुई थी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट है सेकंड, तो 2 ओनली है, यानी कि बी विल बी आंसर। 9th क्वेश्चन, I2U2 के कंटेक्स्ट में, I2U2 क्या है, देखिए अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे 2020 में, जिसने इजराइल और अरब कंट्रीज जैसे यूएई, बहरीन, राइट, और इन कंट्रीज के, मोरक्को, इन कंट्रीज के साथ क्या किया था, अमेरिका ने मीडिएशन से इजराइल और इन कंट्रीज के टाइज को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की थी। अब्राहम अकॉर्ड्स सच में जो है काम कर पाए, इसके लिए 2021 में एक और बॉडी बनाई गई ताकि वेस्ट एशिया में जो है कॉपरेशन बढ़ाई जा सके इजराइल की और अरब स्टेट्स की। उस बॉडी में इंडिया एक मेंबर था, उस बॉडी का नाम था I2U2, इंडिया, इजराइल, यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये 4 कंट्री जो है यहाँ पे इसकी मेंबर थी। I2U2 को वेस्टर्न क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, जिससे क्वाड जो है उसका काम है इंडो पैसिफिक एरिया में मैरीटाइम कोऑपरेशन और दूसरी चीजों के लिए काम करना, राइट। वेस्टर्न क्वाड, जिसको हम I2U2 फॉर्मली जानते हैं और उसको इनफॉर्मली वेस्टर्न क्वाड के नाम से जाना जाता है, वो दूसरे एरियाज में काम करता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एनर्जी कोऑपरेशन, इन एरियाज में, राइट। तो I2U2 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब ये वेस्ट एशिया अनस्टेबल है, तो उस टाइम पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द I2U2 ग्रुपिंग कंप्राइजिंग इंडिया, इजराइल, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द अब्राहम अकॉर्ड्स। नाउ दिस इज रॉन्ग, ड्यूरिंग दी अब्राहम अकॉर्ड्स नहीं कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, वो आफ्टर मैथ है अब्राहम अकॉर्ड्स का, 2021 में बना था, राइट। तो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अनलाइक क्वाड विच प्राइमरली फोकस ऑन मैरीटाइम इंडो पैसिफिक इश्यूज, प्राइमरली बिल्कुल सही। I2U2 is often described as West Asian Quad and prioritize areas such as food security, renewable energy, water, health, transportation, technology collaboration. ये बिल्कुल सही है। So second statement is right. इसने पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, तो अगेन आंसर जो होगा वो 2 ओनली होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, डायलॉग पार्टनर्स ऑफ आसियान। आसियान के डायलॉग पार्टनर्स पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आसियान के जो डायलॉग पार्टनर्स हैं अमंग दीज कंट्रीज, कनाडा है, रशिया भी है, यूनाइटेड किंगडम भी है, और उसके अलावा साउथ कोरिया भी है, इंडिया भी है, राइट, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, ये भी हमें याद रखना है, और जापान भी है, ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, यूएसए भी है, क्लियर, और कनाडा भी है। तो पाकिस्तान और टर्की नहीं है, पाकिस्तान और टर्की जो है डायलॉग पार्टनर नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, इसने पूछा क्या है, विच आर नॉट, कौन जो है डायलॉग पार्टनर नहीं है आसियान का, तो सेकंड और फिफ्थ नहीं है, आंसर विल बी अगेन बी, 2 and 5 ओनली। चलिए
आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सभी MCQ समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ पूछें। थैंक यू वेरी मच।